हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 क्लास 10 का ज्योग्राफी का, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 5th 1 to 4 पार्ट पहले अपलोड हो चुका है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी। सो लास्ट पार्ट में जितने भी हमने पार्ट पढ़े उसमें हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री देखा था। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? जिनका रॉ मटेरियल खेतों में उगता है, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री। शुगर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। गन्ना कहाँ उगता है? खेतों में, तो वो एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री। ठीक है। उसके बाद हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री देखा था। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? जिनका रॉ मटेरियल खेतों में नहीं उगता, जैसे कि स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री। ठीक है। जो स्टील है वो खेतों में तो नहीं उगता ना, तो एक मिनरल है, तो उसी को हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ओके जी। तो आज हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एक डिवीजन पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है। ये वैसे तो इनमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है, बट इन दोनों को साथ में इसलिए दे रखा है क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वो होता है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाता है। ठीक है। जो भी इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती है वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री होती है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं वो बहुत सारी रेंज है उनकी, बहुत वैरायटी ऑफ रेंज है उनकी, जैसे कि टीवी, टेलीफोन, सेलुलर, पेजर, ठीक है, और अपना रेडार हो गया, कंप्यूटर हो गया, फ़ोन हो गया, सारे के सारे क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, और ये यूज़ होते हैं किस लिए? टेली कम्युनिकेशन के लिए। मेरे कहने का मतलब है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए हम फ़ोन का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। इन सब का यूज़ करते हैं, और साथ ही में टेलीविज़न भी जो है वो एक टेली कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। मेरे कहने का मतलब टेलीविज़न आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बेशक वन वे है, ठीक है, बट इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करता है ना वो, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है। ठीक है। जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ओके। अब आपको डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि ये बताओ जी कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? तो याद रखना बैंगलोर। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया बैंगलोर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है। ओके जी। और अलग अलग सेंटर हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर, बट सबसे ज़्यादा जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो बैंगलोर में ही सिचुएटेड है, इसलिए बैंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है? इसे हम कहते हैं बीपीओज़। बीपीओज़ कह सकते हो आप। यहाँ जब भी ये वर्ड सुनते हो ना, तो आपके दिमाग में है ना सबसे पहले आता है कॉल सेंटर। ठीक है। अभी ये कॉल सेंटर, इससे कॉल सेंटर का क्या रिलेशन है? देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे। अगर मैं बात करूँ अमेरिका की, यूरोप की, ठीक है, इन सारे के सारे कॉन्टिनेंट वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ पर जो कंपनीज़ होती है ना, वो उनको पता है कि उनको अपने कस्टमर को कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी फ़ोन पे, है ना, बट वो वहाँ पर प्लांट नहीं लगाते या वहाँ पर अपनी कस्टमर केयर की सेटअप वगैरह नहीं लगाते, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पर हम कस्टमर केयर के लिए सेंटर खोलेंगे, कॉल सेंटर खोलेंगे, तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसलिए वो अपनी कस्टमर केयर की सर्विस इंडिया के लोगों को प्रोवाइड कर देते हैं, किसी इंडियन कंपनी को प्रोवाइड कर देते हैं, और बोलते हैं कि जी हमारे जो लोग हैं, हमारे जो यूज़र है, ठीक है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपको कॉल करेंगे। ठीक है। आप सॉफ्टवेयर वगैरह की मदद से उनकी हेल्प करना। ठीक है। तो यानी वो कहते हैं कि आप कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड करो हमारे लोगों को, और हम आपको इसकी जगह में डॉलर देंगे, पाउंड देंगे, यूरो देंगे, जो भी देंगे। ठीक है। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो है वो चीप लेबर है, स्किल्ड लेबर है, चीप भी, इंग्लिश बोलने वाले भी, इंटेलिजेंट भी है। ठीक है। तो इसलिए उनको लगता है कि ये अच्छे से सस्ते में काम कर देंगे, तो इसलिए वो हमको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं अपनी कस्टमर केयर सर्विसेज की, मतलब अपने कस्टमर केयर सर्विस दे देते हैं, मतलब कि आप ही हमारे कस्टमर को संभालना, ऐसे हमें बोल देते हैं वो। ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं बीपीओज़, यही होते हैं कॉल सेंटर। ठीक है। अमेरिका में अगर कोई भी, या यूरोप में कोई भी, ठीक है, अगर कॉल सेंटर पे कॉल मिलाता है ना, कस्टमर केयर पे कॉल मिलाता है, तो वो इंडिया के कॉल सेंटर पे लगता है। ठीक है। यही होता है आईटी सेक्टर। आप 4 बंदों में से अगर एक से पूछोगे ना, तो आपको इंडिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल ही जाएगा, 4 में से एक, तो जो ये बोलेगा हाँ जी मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो आपका आईटी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर रहा है। ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। और साथ ही में इसकी वजह से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत सारा आता है। मैंने कहा ना कि जितनी भी यूरोप की और अमेरिका की कंट्री है, ठीक है, और उस कंट्री के अंदर जितनी भी कंपनीज़ है, मोस्टली क्या करती है, अपने बीपीओज़ वगैरह, जिसको बिज़नेस आउटसोर्सिंग कहते हैं, यानी अपने बिज़नेस को आउटसोर्स कर देना, अपने बिज़नेस की सर्विसेज को आउटसोर्स कर देना। ठीक है। तो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड हमको करने के लिए बोलती है ना, तो उसकी वजह से वो हमें डॉलर देती है। ठीक है। तो इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, और इन 2-3 सालों में तो फॉरेन एक्सचेंज बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ बीपीओज़। ठीक है जी। क्लियर हो गया। तो आईटी सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है हमारी इंडस्ट्री को बूम करने में।
ठीक है जी। और ये आईटी सेक्टर जो है वो कौन सी में आता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्जरी में, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, देखो इंडस्ट्रीज़ की वजह से कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जीडीपी बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को हार्म भी कर रहा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब इंडस्ट्री की वजह से एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? सबसे पहले तो एयर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब एयर के अंदर बहुत सारी अनडिज़ायरेबल गैसेज आ जाती है, जैसे कि सल्फर और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसी को हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज़ की वजह से एयर पोल्यूशन कैसे होता है, आपको पता ही है कि जो रिफाइनरीज होती है, ठीक है, और ये केमिकल और पेपर फैक्ट्रीज होती है, ब्रिक्स नील्स होती है, मतलब जो ईंट के भट्टे होते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल जो यूज़ होते हैं बड़ी और छोटी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, उनको जलाया जाता है, तो उनसे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है ना इन सारी की सारी इंडस्ट्रीज से। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन फैलाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और वैसे तो हमारी गवर्नमेंट ने नॉर्म बनाया है, ठीक है, कि आपको इतने ही कोल वगैरह का यूज़ नहीं करना, इन सारी की सारी चीज़ों का यूज़ करना है, कोल की जगह कोई दूसरा यूज़ करो जिससे इतना हार्म ना हो पॉल्यूशन, ठीक है, या एयर पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, ये सारी की सारी बोले हैं, बट उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है स्मॉल और बिग इंडस्ट्री पे, फैक्ट्रीज़ पे, वो पॉल्यूशन नॉर्म को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, कोई कानून नहीं मानते पॉल्यूशन से रिलेटेड जो होता है, और जो गवर्नमेंट होती है वो इतनी स्ट्रिक्टली लागू भी नहीं करती। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल और प्लांट पे, ठीक है, और एटमॉस्फेयर पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो यानी एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ देखेंगे हम वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन आपको पता ही है कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ होती है ना, वो अपना क्या करती है, एफ्लुएंट वगैरह, वेस्ट वगैरह कहाँ डिस्चार्ज कर देती है, रिवर में, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। और इसके मेन कल्प्रेट कौन है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल डाइंग, ठीक है, मतलब कपड़ों पे जो कलर करते हैं वो सारे के सारे, ये पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, ये पता ना चमड़ा वगैरह बनाने वाला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको पता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि एक मेटल पे दूसरा मेटल चढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से कुछ वेस्ट मेटल निकलता है जो कि वो पानी में बहा देते हैं, डिटर्जेंट एसिड वगैरह, ये सारी की सारी जितनी भी इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, लेड मरकरी वगैरह का जहाँ यूज़ होता है, तो ये क्या करते हैं, अपना सारा का सारा वेस्ट वाटर बॉडीज़ में डाल देती है, ड्रेन कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से होता है वाटर पोल्यूशन। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, दिल्ली के अंदर जो यमुना रिवर है ना, उसके आसपास में बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, और अपना सारा का सारा जो वेस्ट है वो कहाँ डालती है, पानी के अंदर ही, यमुना रिवर के अंदर ही डालती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्री क्या करती है, जितनी भी है यमुना रिवर के पास, वो एशेज़ वगैरह, एशेज़ पता है ना आपको, मतलब ऐसा राख वाला जो कूड़ा होती है वो भी पानी के अंदर बहा देती है, वो जम जाता है फिर, ठीक है, नदी में। और साथ में फोसोजिप्सम, ठीक है, फोसोजिप्सम भी एक तरह का, मैं दिखाऊंगा आपको, दिख रहा होगा, वो भी पाउडर की तरह ही होता है एक तरह से। आयरन एंड स्टील स्लेग, स्टील स्लेग्स का मतलब जो सॉलिड में होता है, आयरन एंड स्टील स्लेग यानी सॉलिड जो वेस्ट होता है वो भी पानी में डालते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री की वजह से वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। थर्मल पॉल्यूशन, बहुत सारे बच्चे थर्मल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन में कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं इसका डिफरेंस समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले थर्मल पॉल्यूशन होता क्या है, वाटर पॉल्यूशन अलग है, बट बहुत सारी फैक्ट्री ऐसी है जो गर्म पानी, ठीक है, गर्म वेस्ट क्या करती है, गर्म पानी, उबलता पानी, ठीक है, जो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट होते हैं ना, उसमें से जो बहुत गर्म पानी होता है ना, वो डायरेक्ट उसे पॉन्ड या रिवर में डाल देती है बिना उसे ठंडा करे, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ बहुत ज़्यादा हार्म होती है। ठीक है, अगर आप नदियों में वेस्ट डालते हो ना, पानी डालते हो, गंदा पानी डालते हो, तो कहीं ना कहीं जो जानवर है उसमें, जो एक्वेटिक लाइफ है, वो बहुत बाद में इफेक्ट होती है। ठीक है, बट अगर आप थर्मल वेस्ट डालो, यानी बहुत गर्म पानी डालो ना, तो उससे डायरेक्टली ही जानवर मर जाते हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल है वो डायरेक्टली मर जाते हैं। तो थर्मल पॉल्यूशन का मतलब यही होता है। ठीक है, जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में से या जिस भी इंडस्ट्री में से बहुत गर्म पानी निकलता है और उसको आप पानी के अंदर, रिवर के अंदर डायरेक्टली डाल देते हो ना, ठीक है, उसमें इन्फ्लुएंस वगैरह भी होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो समझ आ गया। वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है, डायरेक्टली आप वाटर डालते हो जिसमें एफ्लुएंट वगैरह होते हैं, बट थर्मल पॉल्यूशन में क्या होता है कि आप वाटर तो डालते हो, उसमें भी एफ्लुएंट होता है, बट वो बहुत गर्म होता है, जो कि बिल्कुल उसी टाइम पर एक्वेटिक लाइफ को अफेक्ट करता है। ठीक है, और आपको पता है कि वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन भी एक तरह से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। क्यों कि जैसे मान लो वाटर पॉल्यूट हो गया, अब वाटर पॉल्यूट क्या करेगा, वो एरिया के अंदर जाएगा, किसी लैंड के ऊपर जाएगा, तो वो जो लैंड है वो सोख लेगी उस वाटर को, जिसकी वजह से उस सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और सॉइल जो होगी वो यूज़लेस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सॉइल पॉल्यूशन भी होता है वाटर पॉल्यूशन की वजह से।
ठीक है, क्योंकि वो कंटेमिनेटेड जो वाटर होता है ना, जो ख़राब पानी होता है, वो जब सॉइल पे सेटल हो जाता है तो वो सॉइल किसी काम की नहीं रहती, ठीक है। और इसकी वजह से जो रेन वाटर होता है वो भी क्या करता है, पर्कुलेट हो जाता है। जो एसिड रेन होती है ना, ठीक है, मतलब पॉल्यूशन की वजह से जब एसिड रेन होती है तो क्या होता है, वो जो पानी होता है वो भी ग्राउंड वाटर की अंदर चला जाता है, मतलब ज़मीन के अंदर चला जाता है, और वो ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट कर देता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है नॉइज़ पॉल्यूशन। आपको पता है शोर शराबा भी बहुत होता है, इंडस्ट्री से बहुत शोर निकलता है, जिसके कारण क्या होती है, इरिटेशन होती है, एंगर आता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं डिप्रेशन वाली जो स्थिति होती है वो बन जाती है। कभी कभार क्या होता है, टेम्प्रेरी जो होती है हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है, और कभी कभी तो ये परमानेंट भी हो जाती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम आती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इन पॉल्यूशन को या इन जो प्रॉब्लम हमने देखी है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग दे रखा है कि वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, साथ में हम एयर पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, हम नॉइज़ पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। सो वाटर पॉल्यूशन रोकने का सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि वाटर को रीयूज़ करो, मिनिमाइजिंग यूज़ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट। मतलब आपको क्या करना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक बार वाटर यूज़ करा उसको डायरेक्टली पानी में फेंक दे, उसको रीयूज़ करो, रिसाइकल करो, ठीक है। तो जिससे क्या होगा कि वाटर का कम से कम यूज़ होगा और वाटर बहुत कम वेस्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्टली नदियों का पानी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली आपको नदियों का यूज़ वाटर जो है उसे ख़राब नहीं करना चाहिए, आपको वाटर हार्वेस्ट करना चाहिए। बारिश वगैरह आती है उसको इकट्ठा करना चाहिए, फिर उसको यूज़ करना चाहिए, और उसको भी एक दो बार यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार यूज़ करा और फेंक दिया उसको, ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए। मतलब पहला तरीका क्या था कि वाटर को रीयूज़ और रिसाइकल करो, बार बार यूज़ करो। नेक्स्ट है कि रेन वाटर का यूज़ करो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि थर्मल, याद है ना आपको वो थर्मल जो मैंने आपको बताया था, थर्मल पॉल्यूशन बढ़ जाता है, गरम गरम पानी डाल देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, गरम गरम पानी नहीं डालना चाहिए। पहले उसको क्या करना चाहिए, उसके अंदर से जो एफ्लुएंट वगैरह है वो भी निकालने चाहिए, और वाटर को क्या करना चाहिए, ठंडा करके ही डालना चाहिए पॉन्ड के अंदर और रिवर के अंदर, ठीक है जी। क्लियर हो गया। मतलब जो भी आप वाटर वेस्ट है आपका, उसको पहले से उसके अंदर से एफ्लुएंट वगैरह किसी भी तरीके से एफ्लुएंट वगैरह निकाल सकते हो आप। मैं बताऊंगा कैसे। ये 3 फेसेस भी है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जो एफ्लुएंट वगैरह हैं वो वाटर के अंदर से निकाल सकते हो। तो वो करके तब आपको पानी डालना चाहिए, जो वेस्ट है आपका, वेस्ट वाटर है वो डालना चाहिए रिवर के अंदर, जिससे रिवर ज़्यादा हार्म ना हो, ठीक है। अब आप कैसे उसके अंदर से वेस्ट वगैरह निकाल सकते हो, पहला तो है कि मैकेनिकल मीन की वजह से, यानी कोई ग्राइंडिंग वगैरह कुछ मशीन वगैरह का यूज़ करके उसमें से एफ्लुएंट वगैरह बाहर निकाल लो, ठीक है। दूसरा है बायोलॉजिकल प्रोसेस से। बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, गंगा को साफ़ करने के लिए, पता है आपको, याद है बहुत सारे जो वो टॉर्टॉइज होते हैं ना, ठीक है, कछुए वगैरह जो होते हैं, उनको गंगा में छोड़ दिया गया है। तो वो क्या करते हैं, कूड़ा एक जगह से लेकर आते हैं या कूड़ा ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप बायोलॉजिकल प्रोसेस, जापान में भी मैंने देखा, आपने देखा होगा, बड़ी पिक्चर देखी होगी, नालियों में क्या होती है, बहुत सारी मछलियाँ वगैरह होती है ना। तो ये भी क्या है कि ऐसे भी आप कर सकते हो बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी। मैकेनिकल प्रोसेस पहला फेस है, दूसरा सेकेंडरी आप बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज़ कर सकते हो, तीसरा केमिकल वगैरह का, बायोलॉजिकल, फिजिकल, इन तीनों का यूज़ कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब, आपको पता है ना कि केमिकल वगैरह भी डाले जाते हैं पानी के अंदर, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि पानी के अंदर केमिकल वगैरह भी डाले जाते हैं ताकि पानी ख़राब ना हो, ठीक है जी, है ना, ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो उसकी वजह से, इसकी वजह से केमिकल भी डाले जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें कर कर आप वाटर पॉल्यूशन से निजात पा सकते हो, थोड़ा बहुत तो कम हो सकता है वाटर पॉल्यूशन, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन को आप कैसे ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। देखो, ख़त्म करना तो नहीं है, बट उसको कम कर सकते हो। कैसे रिड्यूस कर सकते हो एयर पॉल्यूशन को, कि स्मोक स्टैक्स लगा के, मतलब चिमनी जो होती है ना ऊपर, वो लगा कर आप कम कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही में आप क्या कर सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप, है ना, जो एयर निकल रही है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओ, और अगर उसके अंदर कोई पार्टिकल्स वगैरह होंगे ना, कोई मैटर वगैरह होंगे, पर्टिकुलेट मैटर जिनको हम कहते हैं, वो होंगे, तो वो नीचे सेटल हो जाएंगे और साफ़ हवाई जाएगी एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो ये कर सकते हो। नेक्स्ट है कि फैब्रिक फ़िल्टर, यानी चिमनी देखी होगी आपने, चिमनी के ऊपर क्या कर देना चाहिए, आपको कपड़ा लगा देना चाहिए। तो जो नॉर्मल जो एयर वगैरह होगी वो क्या होगी, चली जाएगी एटमॉस्फेयर में, और जो भी पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जो भी मैटर वगैरह होंगे, जो हार्मफुल गैसेस होगी, वो उस पे, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो उस फैब्रिक पे अटक जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा है स्क्रबर वगैरह का यूज़ करके। स्क्रबर वगैरह भी एक तरह से यही होता है। इसमें क्या होता है कि
एक मशीन होती है, मशीन में क्या होता है, डस्ट डाला जाता है, मतलब वो जो भी आपकी पॉल्यूटेड एयर होती है वो डाली जाती है और उसके अंदर पानी वगैरह डाला जाता है। तो अगर उस एयर के अंदर कुछ ऐसे ख़राब पार्टिकल्स होंगे जो कि हार्मफुल हैं, तो वो क्या करेंगे, पानी के अंदर मिलके नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे। तो ऐसा करा जाता है। तीसरा है इनर्शियल सेपरेटर। इनर्शियल सेपरेटर में क्या है, इनर्शिया वगैरह का यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत तेज़ी से क्या होता है कि एयर फ्लो करी जाती है जो कि डर्ट है जिसके अंदर, और वो कहीं से टकरा वकरा के नीचे की तरफ सेटल हो जाती है। पिक्चर दिख रही होगी आपको, अच्छे से समझ आ जाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं मतलब हवा को बहुत तेज़ी से फ्लो करवाया जाता है, जो साफ़ हवा होती है वो तो निकल जाती है और जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल होते हैं वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं इनर्शियल सेपरेटर में। ओके जी, तो ये आप कर सकते हो एयर पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। साथ ही में आप क्या कर सकते हो कि ऑयल और गैसेस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फैक्ट्री में जहाँ पर कोल का यूज़ होता हो, क्योंकि कोल से बहुत ज़्यादा गैस निकलती है। बट अगर ऑयल का यूज़ करोगे या गैस का यूज़ करोगे तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया कि आप एयर पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हो। नेक्स्ट है कि नॉइज़ पॉल्यूशन। अब नॉइज़ पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हो आप, कि पहले तो मशीनरी के अंदर साइलेंसर लगाना, ठीक है, कि मशीनरी के अंदर क्या हो कि ज़्यादा आवाज़ ना करे मशीनरी। नेक्स्ट है कि यूज़ ईयर प्लग, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए भी जो भी फैक्ट्री के अंदर बंदा काम करता है उसका ब्लड प्रेशर वगैरह ना बढ़े, तो उसको भी क्या करना चाहिए, ईयर प्लग वगैरह लगाने चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से नॉइज़ कम क्रिएट हो उसके माइंड में, ठीक है। मतलब नॉइज़ तो क्रिएट होगी मशीनरी से, पर उस पर ज़्यादा हार्म ना हो उसकी वजह से वो ईयर प्लग लगाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ओके जी, क्या ये सारे के सारे ये जो स्टेप हैं कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो कर रही है? बिल्कुल है, दैट इज़ NTPC। और गवर्नमेंट ने भी इसको क्या किया है, बहुत ही अवार्ड वगैरह दिए हैं, ठीक है, मतलब सर्टिफाइड किया है इसको। NTPC है क्या, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनर्जी वगैरह बनाना इसका काम है, इलेक्ट्रिसिटी बनाना इसका काम है, ठीक है। बट ये साथ में एनर्जी बनाने के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा बचा रही है, सेव कर रही है जितना इससे हो सके। ये सारे के सारे जो कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है ये वो कर रही है। हम देखेंगे कैसे। पहले तो मैं आपको बता दूं, NTPC एक मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है इंडिया की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस वगैरह करती है ये, और ये गवर्नमेंट है, ठीक है। इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन ऑफ EMS यानी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में इसको ISO सर्टिफिकेशन मिला हुआ है कि बहुत अच्छा क्या कर रही है, एनवायरनमेंट को बचा रही है, प्रिजर्व वगैरह कर रही है, ठीक है। मतलब अगर NTPC की बात करूं तो वो एनवायरनमेंट को बचा ही रही है, साथ में जो नेचुरल जो आपके एनवायरनमेंट में क्या कह सकते हैं रिसोर्सेज होते हैं उनको भी प्रिजर्व कर रही है, वाटर को, ऑयल को, गैसेस को, फ्यूल को, और साथ ही में एनवायरनमेंट को भी डिग्रेड होने से बचा रही है। मतलब नेचर जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं उनको भी सेव कर रही है, साथ में एनवायरनमेंट को भी बचा रही है। अब ऐसा वो क्या कर रही है, देखो स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं जो वो कर रही है, ठीक है। अब ये देखो एक चीज़ और लिखी हुई है यहाँ पर, NTPC शो द वे, यानी उसने एक रास्ता दिखाया है कि आप ग्रोथ करने के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हो। कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको पता है ना, मैंने इसमें लिखा नहीं क्योंकि आपने पढ़ा है बहुत बार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट को हार्म किए बिना अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जाना, अपनी कंट्री को ग्रोथ की तरफ ले जाना, मतलब ग्रोथ भी करना, साथ में एनवायरनमेंट को भी बचाना। कैसे आप ऐसा कर सकते हो? पहली बात तो अगर मैं बात करूं NTPC की, तो उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही किया है, ठीक है। कैसे किया है? उन्होंने क्या किया है, ये ध्यान दिया उन्होंने कि जो पुरानी मशीनरी अगर हम यूज़ करते हैं ना, पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं वगैरह, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो उन्होंने ये चीज़ का ट्राई किया है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहे, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे जो बहुत पुरानी फैक्ट्री होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है, बट जो नई फैक्ट्री है जहाँ पर नई तरह की मशीन है वो इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करती। तो NTPC ने भी यही ट्राई किया है कि अपग्रेडिंग मशीनरी लाए, ठीक है, पुरानी मशीनरी ना यूज़ की जाए जिससे ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने ये ध्यान रखा है कि कम से कम वेस्ट जनरेट हो। कैसे कम से कम वेस्ट जनरेशन कैसे होगा? मतलब हम जो भी कूड़ा वगैरह, जो भी एशेज़ वगैरह निकलती है ना, जो भी राख वगैरह, जो भी NTPC में जो भी सॉलिड वेस्ट निकलता है ना, उसको यूटिलाइज़ करके हम वेस्ट जनरेशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया? मतलब जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको ढंग से मैनेज करके, एक तरह से मिनिमाइज़ करके कम से कम जो वेस्ट है वो निकले, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखती है NTPC। नेक्स्ट है कि उसने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या किया है, ग्रीन बेल्ट भी बनाई है। आप देख ही सकते हो, ये पिक्चर दिख रही होगी आपको, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये भी एक प्लांट है, ठीक है, किसका? थर्मल प्लांट है NTPC का ही। आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी वगैरह है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा है किसने? NTPC ने, ताकि एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए उसने ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम भी निकाला है कि अगर ऐश को वाटर में डाला जाए तो उसको कैसे मतलब रिसाइकल करा जाए, उस ऐश वाटर को कैसे दोबारा यूज़ किया जाए, ठीक है। और साथ ही में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अगर मान लो कोई लिक्विड वेस्ट भी निकलता है हमारे प्लांट के अंदर से तो उसको भी कैसे मैनेज करा जा सके, ठीक है। कम से कम वेस्ट जो हो वही जाए रिवर के अंदर, इस चीज़ का ये ध्यान रखती है। देखो आप पॉल्यूशन होने से तो नहीं बचा सकते, ठीक है, बट आप पॉल्यूशन को बहुत कम कर सकते हो। तो यही किया है एनटीपीसी ने, ठीक है जी। कैसे किया है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जिससे ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, ऐश यूटिलाइजेशन करके जिससे ज़्यादा क्या हो कि वेस्ट ना निकले, ठीक है। नेक्स्ट है उन्होंने इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे पेड़ वगैरह लगाए हैं, अफॉरेस्टेशन जिन्होंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि उन्होंने क्या किया है, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, यानी जो सारा का सारा कूड़ा है वो अपना ऐश वगैरह जो है वो क्या करती है, पॉन्ड में डालती है। तो उस ऐश वाटर को मैनेज करना ढंग से, साथ में उस ऐश वाटर को रिसाइकल करना, दोबारा यूज़ करना, ये किया है उन्होंने। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी किया है ताकि अगर वो कोई लिक्विड वगैरह डालती है, ठीक है, तो पानी में उतारने से पहले, रिवर वगैरह पॉन्ड वगैरह के अंदर उसे डालने से पहले उसको थोड़ा मैनेज कर ले, उसके अंदर से जितना हो सके वेस्ट निकाल सके। कैसे निकाल सके वेस्ट? जो मैंने आपको बताया था ना 3 फेजेस, प्राइमरी ट्रीटमेंट करके, मैकेनिकल से, बायोलॉजिकल से और केमिकल से, इन तीनों से करके, ठीक है। और वो साथ में रिव्यू भी करती रहती है, मतलब ये भी देखती रहती है हर साल हर टाइम के हर पावर स्टेशन में कि हमने इस बार कितना एनवायरनमेंट को बचाया और हम आगे भी कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा चैप्टर होता है आपका ख़त्म। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना कि सर जी मेरे को इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना है मेरे को आपसे, वो है ये वाला, जो एयर पॉल्यूशन है ना वो स्मेल्टिंग प्लांट की वजह से भी होता है। पहले तो ये बताना मेरे को कि स्मेल्टिंग प्लांट होता क्या है, ठीक है, और ये बताना कि जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग होती है, चलो मैं स्मेल्टिंग बता देता हूँ, आप मेरे को फिर आंसर बताना। स्मेल्टिंग का मतलब, स्मेल्टिंग प्लांट वो होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि ओर के अंदर से मेटल निकाला जाता है। यानी पहले है ना, हमें ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम डायरेक्टली हमें एनवायरनमेंट में मिलता है, हमें एल्यूमिनियम ओर मिलता है, ठीक है। उस एल्यूमिनियम ओर को हम क्या करते हैं, हीट ट्रीट करके, गर्म करके क्या करते हैं, उसमें से एल्यूमिनियम निकालते हैं, ठीक है। अब उस एल्यूमिनियम ओर का नाम बताना है, ठीक है आपको, ओके, कमेंट बॉक्स में। और उससे गैस प्रोड्यूस होती है, इसी की वजह से एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है जी। हाँ जी, सो आई होप पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। छोटी से छोटी दिक्कत, बड़ी से बड़ी दिक्कत तो आपका भाई है, जब मर्जी कमेंट करना। और साथ में अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज कर सकते हो, नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप वाला नंबर अलग से दे रखा है यार, कॉल मत करना, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बेशक मेरे को, बट मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है यार, ओके। और साथ में मेरे न्यू चैनल का लिंक भी दे रखा है, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।